नमस्कार, मैं अरविंद चौहान। स्वदेश न्यूज से बातचीत में आज हमारे साथ हैं 2003 बैच के आईपीएस ऑफिसर हरि नारायण चारी मिश्रा। सिवान जिले के छोटे से गांव से निकलकर खंडवा, जबलपुर, ग्वालियर और इंदौर में कप्तानी कर चुके पुलिस कमिश्नर हरि नारायण चारी मिश्रा आज हमारे साथ हैं। उनसे जानने की कोशिश करते हैं। सर, कैसे देखते हैं, हर युवा का सपना होता है आईएएस और आईपीएस बनना। एक छोटे से गांव रघुनाथपुर से आप निकले और भोपाल पुलिस कमिश्नर तक का सफर कैसा रहा? आपको यादों की झरोकों में लेके जाते हैं जब आप युवा हुआ करते थे, 13, 14, 15 साल के किशोर थे, पर युवा हुए, तो क्या लगता था कि आपको कि ये यहां तक का सफर होगा? और किस किस की शुभकामनाएं और किसका बड़ा योगदान रहा आपके इस सोपान में और यात्रा में? एक निश्चित तौर पे जब हम तैयारी करते हैं तो तैयारी करते समय खासतौर पर उसमें हम नहीं सोच सकते कि हम आगे क्या कर पाएंगे, लेकिन मेरा मानना है कि हम जिस कैपेसिटी में रहें, जहाँ भी रहें, हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम बेहतर ढंग से अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन करें, हम बेहतर ढंग से अपने कार्यों को करें। हम उससे उस कार्य में बेहतर तो करेंगे ही, एक अपने को आत्मसंतोष भी होता है कि हमने जो जिम्मेदारी मिली उसको सही ढंग से उस जिम्मेदारी को निभाया। जहाँ तक यात्रा की बात है, यात्रा शुरू में जब आप रहते हैं तो हर परिवेश आपको कोई ना कोई नई चीज़ें सीखने को देता है। आपको कई बार जीवन में इस तरह से चुनौतियाँ भी मिलती हैं, आपको अवसर भी मिलते हैं, आपको बहुत सारे इस पूरे चढ़ाई में बहुत सारे अलग-अलग तरह के लोगों से मिलते हैं जो कुछ न कुछ अनुभव के साथ आप गुज़रते हैं। ये अनुभव आपको परिपक्व करते हैं। तो ये हो सकता है कि अलग-अलग मोड़ में, अलग-अलग दौर में अलग-अलग तरह की चुनौतियाँ, अलग-अलग तरीके के सहयोग, अलग-अलग तरीके के मित्रों का, सहयोगियों का, बड़ों का साथ रहा। लेकिन अंततः जब मैंने पढ़ाई की बीएचयू में, तो बीएचयू में वहाँ से एक बड़ा मंच मिला जिसके कारण मुझे लगता है कि आगे की पढ़ाई और तैयारी और करियर के जो सोपान हैं, बहुत हद तक तय होते गए। तो खासतौर पे इस पूरे यात्रा में अगर हम कहें संक्षेप में, तो आपके आस-पास आपके माता-पिता का बड़ा योगदान होता है, आपके साथ के लोगों का योगदान होता है, और जब आप करियर में आते हैं, अपने कार्य क्षेत्र में आते हैं, तो कार्य क्षेत्र में निश्चित तौर पे अगर हम दृढ़ता से अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन करते हैं, मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं और पूरे डेडिकेशन के साथ कार्यों को करते हैं, तो मुझे लगता है कि बाकी जो चीज़ें हैं आपको अवसर अपने आप मिलते हैं। आप बेहतर ढंग से और काम करने के लिए आप उन अपेक्षाओं पर खरा उतरें और बेहतर ढंग से पूरे जी जान से मेहनत करें, तो मुझे लगता है कि एक पर एक जो आपने जिक्र किया कि काम करने का मुझे कई जगह मौका मिला, तो इसका निश्चित तौर पे मेरा अनुभव है कि अगर आप ठीक ढंग से, सही ढंग से कार्यों का उत्तरदायित्व का निर्वहन करते हैं, तो आपको धीरे-धीरे और उत्तरदायित्वों के अन्य पटल, अन्य सोपान खुलते जाते हैं। एक सबसे पहली पोस्टिंग आपकी बालाघाट में थी, इसके बाद आप खंडवा गए, खंडवा के बाद आप जबलपुर, इंदौर, ग्वालियर। अगर चारों जगह की बात करें, पूरे कह सकते हैं कि कुछ जगह को छोड़ दिया जाए, मालवा को छोड़ दें, तो पूरे प्रदेश में लगभग हर क्षेत्र में आपने काम किया है। तो सर, कैसे देखते हैं वहाँ की जो पुलिसिंग और वहाँ की क्राइम के बारे में? क्योंकि अलग-अलग परिवेश है, अलग-अलग लोग हैं, अलग-अलग सोसाइटीज़ हैं, तो कितना अंतर महसूस करते हैं आप इंदौर से? अगर हम तुलना करें जबलपुर की, जबलपुर से तुलना करें ग्वालियर की, तो सब में कितना अंतर आप देखते हैं क्राइम को लेके और क्राइम कंट्रोल को लेके और पुलिसिंग को लेके? जब किसी भी समाज में जो अपराध होते हैं और अपराधों की जो प्रकृति होती है, वो सामाजिक स्थिति से तय होती है। साथ ही साथ आसपास की जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं, आसपास किन राज्यों से आप जुटे हुए हैं, किन राज्यों के साथ, जो राज्यों के साथ इसलिए जुड़ जाता है कि जो सामाजिक परिस्थितियां होती हैं पड़ोसी राज्यों के साथ, जो सीमावर्ती जिले हैं, वहाँ पर लगभग एक जैसे होती है। जैसे कि आप बालाघाट का जिक्र करें, बालाघाट महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ से लगा हुआ है, तो वहाँ के जो सामाजिक जो पहलू है, सामाजिक जो परिवेश है, सामाजिक जो ताना बाना है, इन राज्यों से मिलता है। इसलिए वहाँ की जो चुनौती है वो भी इन चीज़ों से प्रभावित होती है। और अगर अगर आप वहाँ पे ऑपरेशन कोई चलाना है, कोई बड़ा अभियान चलाना है, तो जरूरी है कि आप पड़ोस के दो राज्यों के साथ भी अच्छा तालमेल रखें। पड़ोस के जो खासतौर पर जो जो जिले हैं वहाँ पर उनसे, जैसे वहाँ पर अगर बालाघाट के जिक्र करें तो गोंदिया और राजनांदगांव वहाँ के लगे हुए सीमावर्ती जिले हैं, तो वहाँ पर अच्छा तालमेल, बेहतर तालमेल के साथ हम कार्य कर सकते हैं। तो इसी तरह जैसे कि अगर हम ग्वालियर के जिक्र करें, ग्वालियर में अपराध जो हैं बहुत हद तक, जो सीमावर्ती जिले हैं, सीमावर्ती राज्य हैं, अपराधों का ट्रेंड लगभग एक जैसा होता है। उनकी गंभीरता, उनकी गहनता, वो सारी चीज़ें एक जैसी होती हैं। तो इसी तरह अगर हम जबलपुर की बात करें या अगर हम इंदौर की बात करें, तो आसपास के जो सामाजिक जो माहौल है, जो सामाजिक परिवेश है, जो वहाँ का ताना बाना, सामाजिक ताना बाना है, और ख़ास तौर पे जो आसपास का एक जो सामाजिक सांस्कृतिक जो स्वरूप है, जो पड़ोस के राज्यों से भी मिलता जुलता है, इन सारी चीज़ों का असर अपराधों के स्वरूप पर पड़ता है। इसीलिए आप विश्लेषण करेंगे तो पाएंगे कि बालाघाट में और ग्वालियर में और
इंदौर में और जौनपुर में अपराधों की प्रकृति में अंतर आएगा। किसी खास तरीके के अपराध कहीं पर आपको विशेष तौर पर देखने पड़ेंगे। आपको अगर ग्वालियर में देखेंगे तो ग्वालियर में बड़ी संख्या में बॉडी ऑफेंस की संख्या मिलेगी, बॉडी ऑफेंस की संख्या ज़्यादा है। शारीरिक तौर पे जो अपराध किए जाते हैं उनका प्रतिशत ज़्यादा है। अगर हम जिक्र करेंगे दूसरी तरफ तो मालवा जैसे क्षेत्रों में हो सकता है वहाँ पे संपत्ति संबंधी अपराधों की संख्या ज़्यादा है। तो बहुत हद तक स्थानीय परिस्थितियों से अपराधों का स्वरूप तय होता है। और एक पुराने ज़माने में जब कोई व्यक्ति जाता था, खास तौर पे ब्रिटिश काल में इस तरह को इसको एक रूल्स की तरह बनाया गया कि जब व्यक्ति को रखा जाता था, गजेटियर जो प्रकाशन होता था, उस गजेटियर में वहाँ की सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक परिस्थितियों का बड़ा सम्यक विश्लेषण होता था, बहुत ही बारीकी के साथ उसमें उसका जिक्र होता था। और खासतौर पर जब नया अधिकारी आता था तो उसको पढ़ता था, और पढ़ने के पीछे उद्देश्य होता था कि वहाँ की परिवेश को समझ सके, वहाँ के लोगों को समझ सके। इसीलिए आप देखेंगे कि बहुत सारे अधिकारी जो बाहर से आते थे, कई ऐसे अधिकारी आते थे जो कभी देश में रहे ही नहीं, जो मैं शुरुआती दौर की बात कर रहा हूँ। और उस दौरान भी अगर व्यवस्था चलती थी तो इसका कारण यह था कि वो परिस्थितियों को समझने की कोशिश करते थे। यह नियम आज भी उतना ही सही है। और हम अगर जाते हैं खासतौर पे ऐसे किसी भी कार्य में जाते हैं जो सामाजिक संरचना से जुड़ा हुआ है, खासतौर पे जो प्रशासनिक सेवा है, पुलिस सेवा है, ये समाज के आम व्यक्ति को प्रभावित करती है। इसके अधिकार भी, इसके कर्तव्य भी, इसकी जिम्मेदारियां भी, इससे जनता की जुड़ी अपेक्षाएं भी हर व्यक्ति को प्रभावित और आंदोलित करती हैं। इसलिए आवश्यक है कि हम उस पूरे परिवेश को समझें, और अगर उसमें हम सही ढंग से समझते हैं, जितने अच्छे ढंग से हम उसको समझ पाएंगे उतने बेहतर ढंग से हम कार्रवाई कर पाएंगे। तो मैंने आपको देखा एक खंडवा में एक बड़ा अंधे कत्ल का आपने खुलासा किया। इसके बाद इंदौर में एक बड़ा कह सकते हैं जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था, भैयू जी महाराज का केस भी आपके पास था। और ग्वालियर में, चूंकि मेरी पोस्टिंग एक दूसरे चैनल में थी, वहीं था मैं, लगभग आपने 2.5 किलोमीटर की जो नहर, वो कह सकते हैं कि नाला खुदवा दिया था। तो तीनों जगह आपने अंधे कत्ल का खुलासा किया है। और भैयू जी महाराज का जो मामला था इतना संवेदनशील था कि पुलिस अगर जरा भी कहीं चूक जाती तो निश्चित तौर पर कहेंगे कहीं ना कहीं बहुत बड़े जो आरोपी हैं वो बच जाते, लेकिन सब आज सलाखों के पीछे हैं। इंदौर में, खंडवा में और ग्वालियर में छोटी छोटी जो हम उसके बारे में थोड़ा जानना चाहते हैं कि क्या क्या तीनों मामले थे ये और कैसे आपने सॉल्व किए। ये तीनों घटनाएं बड़ी ही महत्वपूर्ण थी और चैलेंजिंग थी। यूँ तो जब आप जहाँ काम करते हैं कुछ नए नए तरह की परिस्थितियाँ आपको चैलेंज करती हैं, आपको चुनौती देती हैं। खंडवा का जो मौका था उसमें एक खासतौर पे फॉरेस्ट अफसर की गुमशुदगी थी, जो एसडीओ फॉरेस्ट थे वहाँ पर, और 7 साल तक वो गुमशुदगी रही। अचानक पदस्थापना के दौरान मेरी एक बार नज़र पड़ी उस थाने के इंस्पेक्शन के दौरान, और वो लगभग 7 साल हो चुके थे और वो मामला फाइल ही होने वाला था, क्योंकि 7 साल बाद सामान्य तौर पे पुलिस में गुमशुदगी को फाइल कर दिया जाता है। इस दौरान उसके फाइल के मोटे स्वरूप से काफ़ी बड़ी फाइल थी, तो अचानक उसने नज़र खींचा और जब देखा गया तो एक टीम गठित की गई। हम लोगों ने काफ़ी मेहनत से उसमें, हमारी टीम ने उन्होंने काम किया। अंततः जो उसके परिणाम रहे बड़े सुखद रहे। 7 साल की बाद उस मामले की तह तक पहुँचा गया। उसमें पाया गया कि ये गुमशुदगी सामान्य गुमशुदगी नहीं है, इसमें व्यक्ति की हत्या भी हो चुकी है और उसे गायब भी किया जा चुका है। लेकिन 7 साल बाद बिना साक्ष्य के इस बात को कहने का कोई मतलब नहीं था। लगातार टीम ने काम किया। अंत कड़ी मेहनत के बाद, चूंकि उसमें पहले कई बार कई टीमें काम कर चुकी थी, कई अलग अलग एजेंसीज उसमें गहन जांच कर चुकी थी, इसलिए जब जांच किया गया तो उसमें एक सड़क पे जो कि राजमार्ग था, उस राजमार्ग की 21 फीट तक खुदाई की गई। 21 फीट बाद जब खुदाई के बाद वहां से उस व्यक्ति के कंकाल को निकाला गया, और निकाल करके उसमें उस व्यक्ति की पहचान करके 5 आरोपियों को चिन्हित किया गया, और 7 साल बाद उसको फाफ टाइल पर चलाया गया। और अंत 5 जो आरोपी थे जिन्होंने हत्या की थी 7 वर्ष पूर्व, उस शरीर को, उस मृत शरीर को, 7 कंकाल को कह सकते हैं, जब सड़क के 21 फुट नीचे से निकाला गया तो, और अंत जब उसमें कार्रवाई हुई तो 5 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा हुई, जो आज भी जेल में है। इंदौर में भैयू जी महाराज का एक जो हत्या थी, या कह सकते हैं कि आत्महत्या थी, ये बड़ी निश्चित तौर पर देश के लिए थोड़ा सा बड़ा ये आश्चर्यजनक था और पूरा देश स्तब्ध था, क्योंकि आपकी जांच आपके पास थी। तो कैसे देखते हैं ये आरोपी कौन थे, क्या हुआ? मामला भी काफी महत्वपूर्ण था। उस मामले में चूंकि एक व्यक्ति जिसका कद बड़ा होता है, जिसका कलेवर बड़ा होता है, इसमें कई सारे पहलू, कई सारे सवाल, कई सारे राजनीतिक संबंधी कई चीजें उसमें आने लगती हैं, उस पूरे जांच का भी हिस्सा होती हैं, और आम व्यक्ति की जिज्ञासा भी उतनी गहन होती है। क्योंकि भैयू जी महाराज बड़ा नाम हुआ करते थे उनका, और राजनीतिक तौर पर भी थे और सामाजिक तौर पर भी थे।
तो उनकी आत्महत्या के बारे में क्या-क्या हुआ? उस समय पुलिस ज़रूर एक निष्कर्ष के बाद उसे पहुँचने पहले पुलिस को काफ़ी मेहनत करनी पड़ी। उसमें सारे पक्षों पर ध्यान दिया गया, उन सारे पक्षों की पहलुओं की जाँच की गई। पुलिस ने गहरे विस्तार तक उसमें जाकर के चीज़ों को खंगालने की कोशिश की और उनसे जुड़े हुए जितने भी लोग थे, उन तक उसमें पूछताछ की, जाँच की। अंततः जो निष्कर्ष सामने आया वो बिल्कुल परिणामजनक था, वो बहुत ही इतने साक्ष्यों पर आधारित था और अंततः वो लगभग निर्विवाद था उसमें पूरी तरह से निष्कर्ष पे पुलिस पहुंची और जितने भी जुड़े सवाल थे उस निष्कर्ष के बाद उन सारे सवालों के एक-एक करके बड़े ही उसमें सुलझे हुए उत्तर मिले खास तौर पे। तो इसलिए एक पहेली जो कि लंबे समय तक उलझी हुई थी, लोगों के मन में संदेह पैदा कर रही थी, उनमें उनके भक्त, उनके अनुयायी और बहुत सारे उनसे जुड़े हुए हजारों लोग थे। उन निष्कर्ष के बाद में तय हुआ कि आत्महत्या ही थी और इसके पीछे जो जो भी परिस्थितियाँ थी, उसके आधार पर उस पूरे मामले की जब विवेचना की गई तो उसमें परिणाम जो निकल कर के आए उसने सारे जो सवाल थे, सारे जो आशंकाएँ थी, उन सब का पटाक्षेप कर दिया। देखिए, बात करते हैं अगर हम तो हनी ट्रैप भी आप ही के सामने हुआ था, आप ही वहाँ उस समय थे। लेकिन इस समय आप भोपाल में पुलिस कमिश्नर हैं। सबसे बड़े देश की जो चुनौती है, प्रदेश की चुनौती है, अगर हम बात करें उस समय जब आप पहली पदस्थापना आपकी हुई थी बालाघाट और उस समय की क्राइम का जो तरीका था और आज का तरीका है, बहुत सारा बदल गया है। उसमें सोशल साइट्स बहुत सारी नहीं थी, लेकिन इस बार साइबर क्राइम बहुत ज़्यादा चरम पर है। क्योंकि हम लोग बिल्कुल रिमोट में हैं और साइबर ठगी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो सर उसके लिए क्या एआई का प्रयोग करना चाहिए? क्योंकि अभी मोहन यादव का जो मुख्यमंत्री हैं उनका एक बयान आया है इसके बाद। इससे पहले आज के 3 साल पहले मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बयान सुना था। उन्होंने कहा था कि देश के लिए 2 सबसे बड़ी खतरे हैं, एक तो आतंकवाद और दूसरा साइबर क्राइम। सर इसे कैसे देखते हैं? इस पर कैसे कंट्रोल पाया जा सकता है? निश्चित तौर पे साइबर क्राइम बड़ी चुनौती है और आपने जैसा जिक्र किया कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने भी इस परिस्थिति को रेखांकित किया है। पुलिस इसको लेकर के तैयार है और उसके हिसाब से चुनौतियां, प्रशिक्षण, संसाधन सारे चीज़ों को जुटाया जा रहा है। अगर हम देखेंगे तो कई ऑर्गेनाइज्ड गैंग है और इस साइबर क्राइम के साथ सबसे बड़ी जो चुनौती है कि इसका स्वरूप बहुत तेजी से विकराल होता जा रहा है। हम लोगों ने एक केस में जब एक टीम भेजी थी एक पड़ोसी राज्य में अपराधियों को पकड़ने, तो हमारी टीम में देख के दंग रह गई। उन आरोपियों को तो पकड़ लिया गया, उस खास केस का पटाक्षेप भी हो गया, लेकिन उस गांव में जो आरोपियों से पूछताछ हुई तो पता चला कि उस गांव में लगभग 3000 आरोपी थे इस तरीके के, जो यही मतलब इस तरह की घटनाओं के अपराधी थे, जो इस तरह के अपराधों को लगातार अंजाम दे रहे थे। और ऐसे 10 गांवों को चिन्हित किया गया उस जिले में। यानी कि एक जिले में अगर 30,000 साइबर क्रिमिनल्स हों तो ये एक घटना की गंभीरता और विकरालता को समझने के लिए काफ़ी है। इसको हम समझ सकते हैं कि इतने बड़े स्तर पर अगर अपराधी हो तो हमारी तैयारी भी उतने ही व्यापक स्तर पर होनी चाहिए। इसको लेकर के पुलिस सतर्क है। हाल के दिनों में जो डिजिटल अरेस्ट से जुड़े मुद्दे आए हैं, बहुत सारे साइबर ठगी के नए नए अलग अलग तरीके इस्तेमाल किए जा रहे हैं, उन सारे मुद्दों को लेकर के भी पुलिस ने जागरूकता भी फैलाई है, क्योंकि जागरूकता से हम लगभग 80% मामलों को रोक सकते हैं। अगर व्यक्ति को पता हो कि घटना का स्वरूप किस तरीके का हो सकता है तो उन घटनाओं की आहट को भांप करके उसमें वो संशोधन कर सकता है और उनमें उसमें अंतर ला सकता है, उससे बच सकता है। दूसरे जो घटनाएं अगर हो जाती हैं तो फिर पुलिस से तत्काल संपर्क करें। हमारे अगर जो पैसे जाते हैं, अगर समय के अंतर्गत, समय सीमा के अंतर्गत अगर उसकी हम रिपोर्ट कर देते हैं, उसकी सूचना दे देते हैं तो उन पैसों को ब्लॉक कराया जा सकता है। इसलिए समय की तत्परता इसमें आवश्यक है। पुलिस को इसके लिए लगातार सजग भी किया गया है और पुलिस ने लगातार स्कूल, कॉलेजेज और विभिन्न संस्थाओं तक जाकर लोगों में जागरूकता भी फैलाई है और जहां पे घटनाएं हो गई हैं पुलिस ने तह तक जाकर आरोपियों को गिरफ्तार किया। सर ये क्या आपको क्या लगता है, ये संगठित गिरोह है या ये क्या कह सकते हैं कि आउट ऑफ कंट्री से जाके भी संचालन इनका किया जा रहा है? और उसके बारे में क्योंकि अगर हम कई बार ऐसा हुआ नेपाल में लोग बैठे हुए हैं, क्योंकि हमारा वहाँ ऐसा कुछ नहीं है कि पुलिस जाके वहां से किसी को अरेस्ट कर पाए, तो उसके लिए क्या प्रक्रिया होती जो लोग देश के बाहर से ये सब कर रहे हैं? बहुत सारे अपराधी देश की सीमा के बाहर भी हैं, क्योंकि इसने एक ग्लोबल विलेज बना दिया है पूरी दुनिया को, खासतौर पे तकनीक ने इसका दुरुपयोग करते हैं। तो दोनों तरह के अपराध हैं, अपराधी बाहर भी हैं, अपराधी यहाँ भी हैं, लेकिन उसमें कोशिश होनी चाहिए कि हम अपराधियों की तह तक पहुँचे, उन अपराधों के जड़ तक पहुँचे। अपराधियों की कोशिश रहती है कि तकनीक का इस्तेमाल करके, चाहे कॉल स्पूफिंग का इस्तेमाल करें, चाहे कई बार साइबर के अन्य तकनीकों को लेकर के लोगों को भ्रम में लाते हैं, कई बार लालच में लाते हैं और उनसे प्रथम दृष्टया हो सकता है कुछ पैसे फरियादी के अकाउंट में भी जमा किए गए हों, वो समझ नहीं पाता और उसके बाद सारे पैसे गायब कर दिए जाते हैं। तो हमें इन खतरों के, जब इनका जो नेचर है, जिनका मोडस ऑपरेंडी को आम व्यक्ति को मालूम होना चाहिए,
और इसमें पहला कॉल और पहले इस तरह की बात होते ही उनको सतर्क हो जाना चाहिए कि इस तरह की कुछ खतरे की शुरुआत होने वाली है। तो पुलिस ने इसके लिए लोगों को जागरूक भी किया है और इसमें लगातार कार्रवाई भी की है। हाल के दिनों में जो नए-नए मॉडस ऑपरेंडी आ रहे हैं, उसके लिए भी पुलिस की विभिन्न एजेंसी और खासतौर पे भोपाल पुलिस भी इसके लिए लगातार प्रयास कर रही है। सर एक निश्चित तौर पे हमारे यहाँ कहावत है तू तू डाल डाल मैं पात पात, मतलब कि जितना ज़्यादा पुलिस सक्रिय हो रही है उससे ज़्यादा नए-नए आइडियाज़ लेकर ये जो ठग आ रहे हैं। सर इनसे निपटने के लिए कोई विशेष टीम बनाई जा रही है? एआई का मामला अभी जो डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि एआई को हम लॉन्च करेंगे जिससे अपराध कम हो, तो ये जागरूकता की कमी है, लोग समझ ही नहीं पाते हैं। और कई तो एक क्लास 2 ऑफिसर्स, क्लास 3 ऑफिसर्स, मतलब कई ऐसे अधिकारी हैं कि इनकी चपेट में आ जाते हैं, समझ नहीं पाते। एआई से खासतौर पे भ्रम पैदा करने में अपराधी सफल रहते हैं। कई बार व्यक्ति के मन में भ्रम हो जाता है कि ये आवाज़ किसकी है। ये पहले फ़ोन नंबर तक का कॉपी होते थे, कॉल स्पूफिंग में दूसरे के नंबर से कॉल कर सकते थे। अब आवाज़ की कॉपी कर सकते हैं, तस्वीरों की कॉपी कर सकते हैं, किसी को इस तरह के कार्य में दिखा सकते हैं जिसको प्रथम दृष्टया हम सही मान बैठे हैं और भ्रम से किसी गलत निष्कर्ष पे पहुंच सकते हैं। तो इसलिए एक व्यक्ति के स्वाभिमान के लिए, व्यक्ति की संप्रभुता के लिए ये चीज़ें बड़ी आवश्यक है कि हम खास तौर पे सजग रहें, अपराधों की प्रकृति को समझें और अगर कोई अपराध हो जाता है तो पुलिस को सूचना दें ताकि तत्काल उसे कार्रवाई हो सके। इसलिए पुलिस इस मामले को लेकर के गंभीर भी है और इसके लिए लगातार अभियान भी चलाया जा रहा है। सर प्रदेश की राजधानी भोपाल में आप मिनिस्टर हैं और यहाँ का सर क्राइम कैसे देखते हैं? क्योंकि यहाँ राजनीतिक बहुत ज़्यादा स्वरूप बढ़ा है और सारे कह सकते हैं पूरा प्रदेश की सरकार यहीं से चल रही है। तो यहाँ का क्राइम कुछ अलग प्रकार का है या उससे और चूँकि आपने देखा होगा यहाँ बहुत सारी चीज़ सबसे ज़्यादा यहाँ पर साइबर ठगी भी हो रही है और एक ट्रैफ़िक की बड़ी समस्या है। भोपाल की बात करें अगर हम, तो ट्रैफ़िक कई समस्या बनी हुई है यहाँ, तो उसके लिए कोई विशेष इंतज़ाम किए जा रहे हैं और यहाँ के क्राइम को कंट्रोल कैसे किया जा रहा है? अगर हम देखें तो लगातार छोटे से छोटे अपराधों को लेकर के पुलिस सक्रिय रहती है और अच्छी बात यह है कि इस शहर में कोई भी ऐसी गंभीर घटना नहीं है जिसका तत्काल पुलिस ने न ढूंढ निकाला हो। घटनाएं कई बार बड़े शहरों में हमारे पास बहुत बड़ी संख्या में फ्लोटिंग पॉपुलेशन भी रहती है, बहुत सारे यहाँ पे अलग अलग तरीके के लोग आते हैं, तो कई बार अपराध हो सकते हैं कि अपराध घट जाए, लेकिन अपराधों को घटने के बाद आपने देखा होगा पुलिस ने तत्परता से कुछ ही घंटों में 24 घंटे के अंदर अधिकांश आरोपियों को पकड़ लिया है। कोई भी ऐसा बड़ा मामला अभी पुलिस के पास लंबित नहीं है जिसमें पुलिस अंतिम सिरे तक न पहुंच गई हो। तो एक बेहतर और संगठित टीम के माध्यम से ही ऐसा किया जा सकता है। पुलिस ने लगातार इसमें सफलता पाई है। सर ट्रैफ़िक व्यवस्था थोड़ी-सी ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर देखें तो ट्रैफिक व्यवस्था जरूर अभी चुनौतीपूर्ण हम मान सकते हैं। यहाँ पे बाकी शहरों के मुकाबले अगर देखेंगे तो यहाँ काफ़ी बेहतर है। आप देखेंगे तो जो ट्रैफिक जाम और बाकी जो समस्याएं हैं काफ़ी कम है, लेकिन फिर भी हमें जिस तरह से जनसंख्या का स्वरूप बढ़ रहा है, जिस तरह से शहर का विस्तार हो रहा है, आवश्यक है कि हम उसी अनुरूप में अपने संसाधनों को बेहतर करें और ट्रैफिक में जो आधारभूत ढांचा है उसको भी लगातार बेहतर किया जा रहा है। क्योंकि ट्रैफिक के बारे में एक माना जाता है कि खास तौर पे जो ट्रैफिक का जो तरीका है, ट्रैफिक का जो खास तौर पे ढांचा है, वो 3 चीज़ों पर निर्भर करता है। ट्रैफिक का जो इंजीनियरिंग है, ट्रैफिक का जो इन्फोर्समेंट है और ट्रैफिक का जो एजुकेशन है। एजुकेशन हर आदमी तक पहुँचाया जाता है कि शिक्षित होकर के वो पालन कर सके। इंजीनियरिंग का मतलब जो हमारा ढांचा है, आधारभूत ढांचा, उसको ठीक किया जाए और इन्फोर्समेंट जो पुलिस करती है। तो इन तीनों के उचित समन्वय से ही हम ट्रैफिक व्यवस्था को बेहतर कर सकते हैं और पुलिस इसके लिए लगातार तत्परता से काम कर रही है। सर मेरा अंतिम सवाल है युवाओं के लिए, क्योंकि हर युवा आईएएस और आईपीएस बनना चाहता है। क्या आपका जो निश्चित तौर पर मोटिवेशन देंगे उन्हें, क्या कहेंगे उनसे जो युवा यहाँ यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या यूपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं? बेसिक क्या है? पढ़ते बहुत सारे लोग हैं, सफल कम लोग हो पाते हैं, तो बेसिक क्या बात है? आपने अपनी सफलता कैसे की और क्या उन्हें आप कहेंगे, क्या उन्हें आप गाइडलाइन देंगे जिससे कि वो एक इस जो देश की सबसे बड़ी परीक्षा है उसमें चयनित हों? यह परीक्षा काफ़ी व्यवस्थित परीक्षा है। अगर हम सही ढंग से तैयारी करें तो सफलता बहुत करीब होती है। इसलिए हम निश्चित तौर पे इस बात का ध्यान रखें कि इस परीक्षा में हम अपने को पूरी तरह से केंद्रित करके पढ़ें, मेहनत से पढ़ें, समय का अच्छा नियोजन करें, लगातार मेहनत करें, चरणबद्ध तरीके से अपनी योजना को बनाएं, एक अच्छे माहौल के बीच में, सकारात्मक माहौल के बीच में पढ़ाई करें। बाकी चीज़ें अपने आप होती जाती हैं। संयोग से जब मैं तैयारी कर रहा था उस दौरान मुझे कोचिंग भी ज़रूरत नहीं पड़ी थी। अचानक स्वाध्याय से ही हम और हमारे कुछ और भी अलग-अलग मित्र थे जिन्होंने इसमें सफलता पाई थी। लेकिन मेरा मानना है कि ज़रूरत हो तो हम उस चीज़ का सहारा ले सकते हैं, लेकिन अगर हम स्वाध्याय से भी कड़ी मेहनत करते हैं तो इसमें
किसी भी तरह की कोई रुकावट या समस्या या कोई भी बाधा सफलता के लिए नहीं है। आज हमारे साथ है भोपाल पुलिस कमिश्नर हरि नारायण चारी मिश्रा। उन्होंने बड़े बेबाकी से जवाब दिए और कहा कि पहले के क्राइम में और थोड़े से अभी वर्तमान क्राइम में थोड़ा सा अंतर है। साफ तौर पर साइबर क्राइम को लेकर वो बड़े संवेदनशील हैं और ये इतना बड़ा गैंग है, इतना बड़ा संगठित ये अपराध है जिसके लिए सरकारें भी काम कर रही है, पुलिस भी काम कर रही है। और उन्होंने एक सुझाव भी दिया है कि कभी कोई साइबर ठगी होती तो सबसे पहले पुलिस के पास जाएं और घबराएं बिल्कुल ना और सजगता से काम लें। इसके बाद ट्रैफिक को लेकर थोड़ा सा उन्होंने कहा चिंतित है, तो साथ में युवाओं को जरूर उन्होंने एक गाइडलाइन दी है और एक दिशा निर्देश देने की कोशिश की है कि अगर मन में ठान लो तो कोई भी परीक्षा बड़ी नहीं होती। आज के लिए इतना ही, अगले फिर किसी अधिकारी के साथ आपको रूबरू कराएंगे। जब तक लिए नमस्कार।